हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बीपीएससी टीआरई 4.0 में इकोनॉमिक्स का दूसरा सेट आ गया है। चलिए हम आगे देखते हैं इकोनॉमिक्स का दूसरा सेट का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से निम्नलिखित में से किसे लाभ होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें एक ऑप्शन इसका सही है। पहला कहता है सरकार को लाभ होता है, दूसरा निगमों को लाभ होता है, तीसरा ऑप्शन है ऋणदाता को लाभ होता है, चौथा ऑप्शन है कर्जदार को लाभ होता है। तो इसमें प्रश्न कहता है कि मुद्रास्फीति बढ़ने से निम्नलिखित में से किसे लाभ होता है। तो इसमें जो लाभ होता है कर्जदार को लाभ होता है। इसका ऑप्शन डी होगा, सही उत्तर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 2 में कि पर्यटन है क्या है। श्रमवर्धक उद्योग है, पूंजीवर्धक उद्योग है, एक सेवा उद्योग है या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यटन है तो पूंजीवर्धक उद्योग है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें कहा गया है कि विश्व में जनसंख्या के आकार के संबंध में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में जनसंख्या के आकार के संबंध में भारत का जो स्थान है वह द्वितीय है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है हथकरघा उद्योग, दूसरा है बर्तन उद्योग, तीसरा है चमड़ा उद्योग और चौथा ऑप्शन है गुड़ उद्योग एवं खांडसारी उद्योग। गुड़ उद्योग एवं खांडसारी उद्योग। प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए होगा हथकरघा उद्योग, या सही है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसमें कहा गया है स्टैगफ्लेशन क्या है। स्टैगफ्लेशन क्या है। तो यह स्टैगफ्लेशन जो है मंदी के साथ मुद्रास्फीति है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय किन विधियों से मापी जाती है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय मापी जाती है उत्पत्ति गणना विधि से, आय गणना विधि से और उपभोग बचत विधि से, उपयुक्त सभी। इसमें इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी विधि से मापी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। इसमें कहा गया है कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें सकल वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर अधिक थी। भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से सकल वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर अधिक थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में थी। इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इसमें कहा गया है कि उस मूल सूचकांक को जिसमें आधार वर्ष के परिणाम का भारिता के रूप में उपयोग होता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम ला स्क्वायर सूचकांक कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इसमें कहा गया है अल्पकाल अथवा दीर्घकाल में एकाधिकार के कीमतों के उतार चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। तो किस पर पड़ता है या किस पर निर्भर करता है, या जो करता है 2 अथवा 3 मांग की लोच पर निर्भर करता है। इसका आंसर होगा सही आंसर डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इसमें कहा गया है कि एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है। एक सरल रेखा मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की कीमत लोच होती है, तो किस पर होती है, इकाई पर होती है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इसमें कहा गया है कि उदासीनता वक्र की ढलान जितनी तिरछी होगी स्थापनता की सीमांत दर उतना ही अधिक होगी। उदासीनता वक्र की ढलान जितनी तिरछी होगी स्थापनता की सीमांत दर जो है उतना ही क्या होगी, अधिक होगी। ऑप्शन इसका सही ए है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 में कहा गया है कि समसीमांत प्रतिफल का नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? स्थानापति नियम, उदासीनता का नियम, अधिकतम संतुष्टि नियम, उपयुक्त सभी। समसीमांत प्रतिफल का नियम क्या कहलाता है? उपयुक्त सभी का नियम कहलाता है। स्थानापति का नियम, उदासीनता का नियम, अधिकतम संतुष्टि नियम। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 13 में यदि MUA बराबर इक्वल वस्तु A की सीमांत उपयोगिता, MUB इक्वल वस्तु B की सीमांत उपयोगिता, PA बराबर वस्तु A की कीमत, PB इक्वल वस्तु B की सीमांत, तो समसीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, MUA बटे P इक्वल MUB बटे PB। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इसमें कहा गया है बाजार के किस रूप में पदार्थ का स्वभाव समरूप होता है? बाजार के किस रूप में पदार्थ का स्वभाव समरूप होता है? तो यह जो होता है शुद्ध अल्पाधिकार के रूप में होता है, समरूप में होता है। इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत संबंधित है। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है करारोपण एवं सार्वजनिक व्यय दोनों से है। इसका सही आंसर डी होगा, ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 16 में कि करारोपण में न्याय को सर्वाधिक सुनिश्चित किया जाता है। करारोपण में न्याय को सर्वाधिक सुनिश्चित किया जाता है। तो यह जो किया जाता है समान सीमांत त्याग के सिद्धांत का अनुप्रयोग कर किया जाता है। करारोपण में न्याय को सर्वाधिक सुनिश्चित जो किया जाता है समान सीमांत त्याग के सिद्धांत का अनुरूप किया जाता है, अनुरूप कर किया जाता है। इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है टोबिन कर है, क्या है? टोबिन कर जो है किस पर लगाया जाता है या किस पर लागू किया जाता है? तो यह जो किया जाता है विदेशी विनिमय के लेन देन पर किया जाता है। इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 18 में कि बजटीय घाटा में सम्मिलित नहीं है। बजटीय घाटा में सम्मिलित नहीं होता है। जब भी बजट होता है तो इसमें घाटा नहीं होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है कि कौन इसमें सम्मिलित नहीं है। पहला है राजस्व घाटा, दूसरा है पूंजी बजट घाटा, तीसरा है भुगतान संतुलन घाटा और चौथा है सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान। बजटीय घाटा में सम्मिलित नहीं है या प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा राजस्व घाटा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 19 में कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अत्यधिक बड़ी या छोटी संख्याओं से प्रभावित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अत्यधिक बड़ी या छोटी संख्याओं से प्रभावित नहीं होती है? तो क्या नहीं होती है? प्रभावित नहीं होती है तो माध्यिका नहीं होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है कि संतुलित विकास के सिद्धांत का किसने समर्थन किया? संतुलित विकास के सिद्धांत का किसने समर्थन किया? तो रेजे अस्टिन रोडेन ने किया था। इसका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया है कि विकास के स्तरों का सिद्धांत का जुड़ा है किससे है? या जो जुड़ा हुआ है
या किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जो जुड़ा हुआ है बी रोस्टा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? रोस्टा से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 22 में कि लुईस का सिद्धांत विकास के कर्म में या कर्म को किस संदर्भ में समझाता है? लुईस का सिद्धांत विकास के कर्म को किस संदर्भ में समझाता है? तो यह जो समझाता है एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझाता है। इसका सही आंसर एक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 23 में कि अर्थशास्त्री जिन्होंने आर्थिक विकास और आधारभूत परिवर्तन के मध्य संबंध को दर्शाया है। इसमें कौन अर्थशास्त्री जो है जिन्होंने आर्थिक विकास और आधारभूत परिवर्तन के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो यह जो अर्थशास्त्री का नाम है रोजे अस्टीन रोडान, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 24 में कि गरीबी का विषैला चक्र निम्न से कौन सा संबंध दर्शाता है? गरीबी का जो विषैला चक्र है निम्न में से कौन सा संबंध को दर्शाता है? तो यह जो गरीबी का जो चक्र है वह बहुत खतरनाक विषैला चक्र है। यह जो संबंध दर्शाता है उत्पादकता एवं आय का संबंध, उत्पादकता एवं आय का संबंध को दर्शाता है। इसका सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। इसमें कहा गया है कि एक देश का ऑफर वक्र उस अक्ष की ओर झुका हुआ होता है जिस पर बताया गया है कि आयात वस्तु को बताया गया है। एक देश का ऑफर वक्र जो है उस अक्ष की ओर झुका हुआ होता है जिस पर बताया गया है आयात वस्तु। इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसमें कहा गया है यदि किसी देश को व्यापार शर्तें 3 है तो उसके व्यापार के सहभागी की व्यापार शर्तें हैं क्या है? तो इसकी व्यापार शर्तें जो है 1/3 भाग है, ऑप्शन बी 1/3 भाग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 में कहा गया है कि एक देश को किसी वस्तु से यदि न्यूनतम निरपेक्ष हानि प्राप्त हो रही है तो यह बताता है कि उसकी स्थिति है क्या है? उसकी स्थिति जो है निरपेक्ष लाभ की ओर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है निरपेक्ष लाभ की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। इसमें कहा गया है कि रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत आधारित है। रिकार्डो का जो तुलनात्मक लाभ है वह सिद्धांत आधारित है। किस पे आधारित है? तो मूल्य के सर्म सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। इसमें कहा गया है हैवस्टर ओहलीन सिद्धांत के अनुसार व्यापार के परिणाम स्वरूप देशों के मध्य साधन कीमत अंतर को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो यह जो दर्शाता है अपरिवर्तित रहता है। इसमें हेक्स्टर ओहलीन सिद्धांत के अनुसार व्यापार के परिणाम स्वरूप देशों के मध्य साधन कीमत अंतर जो है अपरिवर्तित रहता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, सी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। इसमें कहा गया है कि कौन सी लागत उत्पत्ति में वृद्धि के साथ निरंतर बढ़ती है? कौन सी लागत उत्पत्ति में
वृद्धि के साथ निरंतर बढ़ती है, तो यह जो बढ़ती है औसत लागत। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। इसमें कहा गया है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत रैंकिंग के लिए कितने पैरामीटर हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो होती है के तहत रैंकिंग के लिए कितने पैरामीटर है, तो यह जो पैरामीटर है 5 है। इसका सही आंसर ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 32 में अल्पकाल में कुल लागत अस्थायी लागत तथा परिवर्तनशील लागत में बांटी जाती है, निम्न में से कौन सी परिवर्तनशील लागत है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में कहा गया है कच्चे माल की लागत, दूसरा में है उपकरणों की लागत, तीसरा ऑप्शन में है पिछले ऋणों पर देय ब्याज, और चौथा ऑप्शन में है भवन के किराए का भुगतान। प्रश्न कहता है कि अल्पकाल में कुल लागत अस्थायी लागत तथा परिवर्तनशील लागत में बांटी जाती है, निम्न में से कौन सी परिवर्तनशील लागत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भवन के किराए का भुगतान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। इसमें कहा गया है कि अल्पकाल में जब किसी फर्म का उत्पादन बढ़ता है तो उसकी औसत स्थिर लागत क्या रहती है, क्या होती है। तो इसकी जो औसत लागत जो स्थिर लागत है, औसत स्थिर लागत यह क्या होती है कि घट जाती है, घटती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 34 में कि निम्न में से किसे नियोजित वक्र कहा जाएगा। निम्न में से किसे नियोजित वक्र कहा जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत वक्र, औसत परिवर्तनीय लागत, औसत कुल लागत वक्र। तो इसका सही आंसर होगा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में सत्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें एक सत्य है, बाकी गलत है। पहला, स्वतंत्र व्यापार साधनों के अनुकूलतम प्रयोग को प्रेरित करता है। दूसरा है स्वतंत्र व्यापार एकाधिकार के सृजन को रोकता है। तीसरा है स्वतंत्र व्यापार औद्योगिक संरचना का विविधीकरण करता है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। इसमें कहा गया है अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार का एक विशिष्ट उदाहरण है। यह विचार व्यक्त किया किसने किया। वह अर्थशास्त्री कौन थे जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार का एक विशिष्ट उदाहरण है, यह विचार व्यक्त किया। वह किसने किया था। तो यह जो विचार जो व्यक्त किए थे बी ओहलीन ने किए थे। क्या बी ओहलीन ने किए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 में कहा गया है निम्नलिखित में से इस वटन फलन का माध्य और प्रसारण एक बराबर होता है। प्रसारण बराबर होता है। तो यह जो बराबर होता है पाइसन के बराबर होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पाइसन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 38 में माध्य के चहुं और तृतीय मूवमेंट निम्नलिखित का माप करने में उपयोगी है। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रीय प्रवृत्ति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। इसमें कहा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी मुद्रा भंडार के आकलन में सम्मिलित नहीं किया जाता है।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी मुद्रा भंडार के आकलन में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें एक इसका आंसर सही है। पहला ऑप्शन कहता है विदेशों से प्राप्त जमा। दूसरा ऑप्शन कहता है भारत में स्टॉक बाजार में विदेशी निवेश। और तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तीसरा ऑप्शन क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और चौथा ऑप्शन है रिजर्व बैंक के पास एसडीआर जमा। तो इसका सही आंसर होगा बी, भारत में स्टॉक बाजार में विदेशी निवेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे नवोदित औद्योगिक देश कहा जाता है? नवोदित औद्योगिक देश जो कहा गया है, भारत को कहा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 41 नंबर प्रश्न 41। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसे आर्थिक समृद्धि कहेंगे? किसे आर्थिक समृद्धि कहेंगे? तो एक देश में प्रति व्यक्ति आय में 5% की वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहेंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 42 में बड़े धक्के का सिद्धांत सभी प्रकार के उद्योगों के लिए ऊंचे स्तर के विनियोग के महत्व पर जोर देता है अथवा उपभोग पदार्थ उद्योग के किस पर जोर देता है? उपभोग पदार्थ उद्योग के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। इसमें कहा गया है आर्थिक नियोजन मूल रूप से सामाजिक उद्देश्यों के अनुरूप साधनों को अधिकतम लाभ हेतु संगठित एवं उपयोग करने का मार्ग है। यह किसका विचार है? तो यह जो विचार आया था भारतीय योजना आयोग का विचार है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं को अपने सिद्धांत में प्राथमिकता प्रदान की? जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं को अपने सिद्धांत में प्राथमिकता प्रदान की तो वह जो की थी मॉरिस डॉब ने किया था। मॉरिस डॉब ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने पंगु स्वर्ण काल का विचार दिया? पंगु स्वर्ण काल का विचार दिया। तो यह जो देने वाले व्यक्ति थे जे रॉबिन्स। ऑप्शन सी जे रॉबिन्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। इसमें कहा गया है कि भारत में मोडबैट प्रारंभ किया गया। भारत में मोडबैट जो प्रारंभ किया गया वह कब किया गया था? वह प्रारंभ किया गया था 1986 में किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। इसमें कहा गया है कि भारत में कुल आयात में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सी रही है? तो यह जो रही है पेट्रोल एवं तेल के क्षेत्र में रही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 48 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई वह कब हुई थी? तो 1995 में हुई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न 49। इसमें कहा गया है कि भारत के हाल के वर्षों में निम्नलिखित में से किस मद ने सबसे अधिक विदेशी विनिमय कमाया है? विनिमय कमाया है तो वह मद है रत्न एवं आभूषण के। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50।
इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 50 में, भारत में केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद है, वह कौन सी मद है? तो वह जो मद है ब्याज की मद है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा ब्याज। अगला प्रश्न कहता है 51 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है कि निम्न आय वाले देशों में प्रदर्शन प्रभाव आयात की मांग में वृद्धि करता है, यह विचार व्यक्त किया किसने किया? तो यह जो विचार व्यक्त किया J.S. ड्यूजेनवेरी ने किया था। प्रश्न कहता है निम्न आय वाले देशों में प्रदर्शन प्रभाव आयात की मांग में वृद्धि करता है, यह जो विचार आया J.S. ड्यूजेनवेरी के दिमाग में यह विचार आता है, इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसने त्वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने त्वरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यह जो प्रतिपादन किया J.M. क्लार्क ने किया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, इसमें कहा गया है कि आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में केन्स का दृष्टिकोण था, क्या था? तो यह जो था हेराल्ड के अर्थ में प्रायोगिक था। आय सिद्धांत प्रस्तुत करने में केन्स का दृष्टिकोण जो था हेराल्ड के अर्थ में प्रायोगिक था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54 में कहा गया है कि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति घटती जाती है, यह संबंध केन्स के सिद्धांत में महत्वपूर्ण होते हुए भी निम्नलिखित संशोधित हो जाता है। क्या हो जाता है? यह जो संशोधित हो जाता है सापेक्ष आय परिकल्पना, अस्थायी आय परिकल्पना, जीवन चक्र परिकल्पना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त तीनों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, इसमें कहा गया है कि नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक, क्या है? नाबार्ड जो है क्या है? एक प्रकार का बैंक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 में कहा गया है लौह अयस्क का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? लौह अयस्क का मुख्य उत्पादक जिला जो है कौन सा है? तो सिंहभूम है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, इसमें कहा गया है कौन सा कथन आय गुणक के लिए सही नहीं है? कौन सा कथन जो है आय गुणक के लिए सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अल्पकाल में इसका मान स्थिर रहता है। ऑप्शन डी जो आय गुणक के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, इसमें कहा गया है क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र में जो चर आय को उपभोग और बचत में विभाजित करता है वह है ब्याज दर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, इसमें कहा गया है जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो राष्ट्रीय आय को शून्य होने से कौन रोकता है? कौन रोक सकता है? उपभोग रोक सकता है। इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, इसमें कहा गया है कि यदि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय में उपदान जोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाए तो वह बराबर होगा, किसका बराबर होगा? यह बराबर होगा साधन कीमतों पर राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, इसमें कहा गया है कि क्लासिकीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार
सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा उत्पादन परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। इसमें कहा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसकी संस्तुति पर हुई थी? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति के संतुष्टि पर हुई थी। दूसरा है श्राप कमेटी। तीसरा है ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे और चौथा है बैंकिंग जांच आयोग। प्रश्न कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसकी संस्तुति पर हुई थी? तो यह जो हुई थी ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे पर हुई थी, सर्वे की संस्तुति पर हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। इसमें कहा गया है जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इससे संभव है कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर बढ़े। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। इसमें कहा गया है बैंक दर से क्या अभिप्राय है? बैंक दर से क्या अभिप्राय है? तो बैंक दर से क्या अभिप्राय है यह प्रश्न है, जिसका सही आंसर होगा केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों को दिए गए ऋण पर लिए जाने वाले ब्याज की दर। इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। इसमें कहा गया है कि मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग निर्भर करती है। मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग जो है निर्भर करती है, किस पर करती है? इसकी मांग जो निर्भर करती है इसकी क्रय शक्ति पर करती है, क्रय शक्ति पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, इसकी क्रय शक्ति पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। इसमें कहा गया है कि मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति अनंत लोच है, क्या है? तो इस बात का घोतक है कि ब्याज दर को और नीचे नहीं लाया जा सकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंक की देयता नहीं है? देयता नहीं है तो कौन सी नहीं है? 67 का सही आंसर होगा प्रतिभूति धारण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। इसमें कहा गया है कि स्फीति का कारण है। तो स्फीति का जो कारण है बढ़ती हुई मांग के अनुरूप पूर्ति में वृद्धि ना होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 69। इसमें कहा गया है निम्नलिखित कारणों में से किससे मांग प्रेरित स्फीति नहीं होती है? स्फीति नहीं होती है तो यह जो होता है उच्चतर करारोपण के कारण नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। इसमें कहा गया है मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, दोनों में संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह विचार आया है उस वैज्ञानिक का नाम है, अर्थशास्त्री का नाम है J.M. किन्स का विचार है कि मुद्रा प्रसारण अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, दोनों में संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह विचार किसके दिमाग में आया था? तो J.M. किन्स के दिमाग में आया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 71 में बिक्री कर का कर भार है, क्या है? बिक्री कर का कर भार जो है
क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच बराबर बंट जाता है। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। इसमें कहा गया है कि प्रश्न नंबर 72 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, प्रश्न नंबर 72 में कहा गया है। तो यह जो है ब्याज दर नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73 में कहा गया है कि निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में से किसने व्यय पर कर लगाने का सुझाव दिया। या जो सुझाव दिया था डाल्टन ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और प्रश्न नंबर 74 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति में बाधक है। या जो बाधक है गैर लोचशील ब्याज दर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75 में कहा गया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी वह किसे दी गई थी। पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास, दूसरा है मानवीय विकास, तीसरा है औद्योगिक विकास और चौथा है यातायात विकास। प्राथमिक सर्वोच्चता जो है किसको दी गई थी। तो यह जो दी गई थी मानवीय विकास को दी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। इसमें कहा गया है प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपायों में कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है। प्रश्न है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपायों में से कौन सा उपाय मौद्रिक नहीं है। तो यह जो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर है विनिमय नियंत्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में अवसर लागत का उपयोग किसने किया। तो यह जो किए थे हैवरलर ने किए थे। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन बी है हैवरलर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। इसमें कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन है क्या है। विश्व व्यापार संगठन जो है सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। इसका सही ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। इसमें कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का प्रत्यक्ष परिणाम था। इसमें 4 ऑप्शन जो दिया गया है। पहला ऑप्शन है व्यापार और प्रशुल्क से संबंधित समान समझौते का, स्मिथसोनियन समझौते का, यूरोपीय मौद्रिक समझौते का, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन इसका सही है। और 79 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का प्रत्यक्ष परिणाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है एवं लास्ट प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए आरेख में फर्म का अल्पकालीन संतुलन प्रदर्शित है। उत्पादन की पूर्ति वक्र किस रेखाखंड द्वारा प्रदर्शित होगा। यह प्रश्न है कि नीचे दिए गए आरेख में फर्म का अल्पकालीन संतुलन प्रदर्शित है। या जो एक रेखीय बनाया गया है, आरेख जो बनाया गया है, इसमें अल्पकालीन संतुलन प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उत्पादन की पूर्ति वक्र रेखा किस रेखाखंड द्वारा प्रदर्शित होगा। तो यह जो होगा
या जो प्रदर्शित जो होगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ई -mc प्रदर्शित करता है। इसी के साथ आज का सेट समाप्त होता है।